तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में 27 जनवरी के दोनों शिफ्ट्स को कंप्लीट किया, आज हम 28 जनवरी 2019 के पहले शिफ्ट के मैथ्स के सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात करें। तो ऐसे में हमारा जो गोला होता है और जो शंकु होता है, ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे लिखा होता है पिघलाया जाता है, तो इसमें आयतन जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो इसमें हमें क्या रखना है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपके कोण यानी कि शंकु। तो शंकु का एरिया, ये वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू, और आर इसमें दिया क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये है गोले का त्रिज्या। और शंकु का क्या त्रिज्या है, शंकु का है त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे शंकु की ऊंचाई दी हुई है। तो हमें क्या करना है, शंकु का व्यास ज्ञात करना है। तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम उसको डबल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शंकु का व्यास। तो हम आर स्क्वायर और एच क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10। तो 10 को 10 से कैंसिल करते हैं यहाँ पे, तो आएगा हमारा 400 आर स्क्वायर, यानी कि आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। तो हमें डायमीटर निकालना है, तो ये कितना आएगा, रेडियस का डबल यानी कि 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी या सी, जो भी मान लें आप, यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा। तो 48 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए बी से आधा कुशल है, जो सी से तिगुना कुशल है। तो ए जो है वो बी से आधा कुशल है, यानी कि अगर एक मान रहे हैं तो बी क्या है, 2, जो कि सी से तिगुना कुशल है। अब ये सी से तिगुना कुशल है, इसका क्या मतलब है कि बी जो है वो सी से नहीं, यहाँ पे ए जो है बी से आधा कुशल है, जो सी से तिगुना कुशल है। यानी कि बी जो है वो सी से क्या है, तिगुना कुशल है। तो यहाँ पे हम बी को तिगुना कर लेते हैं सी से। अब यहाँ पे हम इनकी एफिशिएंसी को बैलेंस करते हैं यहाँ से। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, ये हमको क्वेश्चन पूछा है। यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे हम। टोटल वर्क निकलेगा कैसे, यहाँ पे बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6, और यह करता कितने दिनों में है, 6 दिनों में, यानी कि हमारा टोटल वर्क 36। तो हमसे पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल एफिशिएंसी होगी कितना, 6 3 9 2 11, यानी कि 11 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा ये, 3.27 डेज। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। यानी कि टोटल 8 घंटे लगे हैं जिसको तय करने में 75 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में टोटल हमको कितना घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ठीक है, तो टोटल कितना किलोमीटर तय करता है, 75 किलोमीटर। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है। तो कुछ इसने क्या किया, पैदल किया तय, और कुछ साइकिल से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पैदल इसने x किलोमीटर की दूरी तय किया, तो साइकिल से कितना किया,
75 किलोमीटर माइनस x किलोमीटर। ठीक है, तो जब पैदल तय करता है तो इसकी स्पीड क्या होती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 5 की स्पीड से, और साइकिल से ये 12 की स्पीड से तय करता है। तो यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं हम अपना यहाँ से, जो कि ये दूरियों का क्या होगा, सम होगा, और इसको टोटल कितने घंटे लगते हैं, 8 घंटे। 12 5 का एलसीएम कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 60, 12x, ये कितना आएगा, 12 से 5 बार में, 5 पंजे 25, 2 और ये 37, ठीक है, माइनस 5x, ये 8 के बराबर। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यदि हम यहाँ पे 60 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 60 इंटू होगा, और ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 560। यहाँ से माइनस करने पे कितना आएगा हमारे पास, 7x, और 560 यदि हम माइनस करते हैं 560 में से 375 को कितना आएगा, 5, और ये आएगा 5, यानी कि 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 8, ये 4, ये 1। तो x बराबर क्या होगा, ये आएगा आपका थोड़ा कहीं कैलकुलेशन की गलती हुई है, देख लेते हैं कहाँ पे। यहाँ से एलसीएम हमने लिया, 60 का एलसीएम लिया, यहाँ पे 12 बार में टिक किया यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आएगा आपका, जब हम 8 का 60 से मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा, 480। तो यहाँ पे 480 रख लेते हैं, कितना आएगा, इसको घटाने पे ये आएगा आपका 105। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 15 किलोमीटर, यानी कि जो पैदल दूरी तय किया वो कितना किलोमीटर तय किया, इसने 15 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो कोई पूछे कि हमसे साइकिल का कितना तय किया, तो वही 75 माइनस 15 कर देंगे, कितना आएगा, 60 किलोमीटर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, 15 किलोमीटर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांकों को ले लेते हैं। 3 होगा, 4, 5, 6 और ये 7। और यदि हम सबसे बड़े वाले को कम कर लेते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, 3 से लेके 6 तक कर लेते हैं नंबर को, तो ये टोटल का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 7 7 14, 14 6 20 और 5 25, यानी कि 25, और टोटल नंबर्स कितने हैं, 5। यानी कि अगर हम 7 को रखते हैं तो एवरेज हमको कितना मिलता है, 5 एवरेज मिलता है। और यदि हम 7 को हटा देते हैं तो कितना मिलता है, 7 5 12, 12 6 18, और ये नंबर ऑफ कितने हैं यहाँ पे, ये है 4। तो 4 से 4 बार में और 2 यानी कि 5, यानी कि कमी कितने की हुई एवरेज में, एवरेज में कमी हुई 0.5 की, किस पे हुई, 5 पे। हमको प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100, तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 5 10 5, यानी कि 5 से 5 कटा, यानी कि 10%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। ठीक है, 2 पूर्णांकों का योग, मान लेते हैं कि एक a है और एक b है, जिनका की गुणनफल क्या है, 64। यहाँ पर हम ऑप्शंस की मदद ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि 12 दिया है सम, 20 दिया है, या फिर 8 दिया है। सॉरी, सम नहीं होगा यहाँ पे, वह छोटी संख्या जिसका गुणनफल करने पे क्या आना चाहिए, 64। अगर हम 12 का 12 से करेंगे
तो ये तो 64 बनेगा नहीं, ये भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 8 होगा। यदि हम 8 का 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमको? 64। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 की एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम सिंपली इसका क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। ये 2 बार में जाएगा 600, 2 से 600 बार में, 2 से 300, 2 से ये 150, 2 से 75, यहाँ से 3 बार में, 3 से 25 बार में, 5 से, और यहाँ से 5 से 1 बार में। यानी कि हम देखते हैं कि कौन कौन से पेयर कंप्लीट हो रहे हैं। 2 का पेयर कंप्लीट हो रहा है, 2 का, यहाँ पे 5 का, किसका बच जा रहा है? 3 का। तो सिंपल सी बात है, हमको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि ये पूरे पेयर कंप्लीट हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या है कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हमें किसकी ज़रूरत है? 3 की ज़रूरत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये थोड़ा ध्यान देंगे आप कि ये ऐसे पूरा कंप्लीट बना हुआ है। यहाँ पे बना देता हूँ मैं। हाँ, ये बन गया। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 27 प्लस 73 प्लस 64। जैसे 64 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है? वो होता है 8। ठीक है। और 8 प्लस 73 कितना होता है? ये होता है आपका 81। यानी 81 से हमको क्या मिलेगा? 81 का वर्गमूल वो मिलेगा 9। और 9 जब इसमें से निकलेगा तो 9 और 27 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 36 यानी 36। तो 36 का कितना होगा? 6। और जब 6 निकलेगा तो 6 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है। तो 9 जब निकलेगा इस बड़े वाली करनी से, तो इसको हम क्या निकालेंगे? 9 का वर्गमूल क्या आएगा? 3 आएगा। बस सिंपल सा आंसर हमारा 3। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया हुआ है x अपॉन वाई बराबर 4/5। तो हमसे पूछा है, नहीं, एक और इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, 7x प्लस 6y बराबर 29। तो y का मान निकालना है हमको। अच्छा, x अपॉन वाई दिया हुआ है ना 4/5। तो हम क्या करते हैं कि हमको x को एलिमिनेट करना है, तो हम y ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे y से y कट जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमें क्या बचेगा? यहाँ पे y बचेगा। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू जब हम रखेंगे तो 7 × 4/5 और यहाँ पे 6 और ये 29y। ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है हमारे पास? 28 प्लस ये 30/5 बराबर 29/y, 58। और ये कितना आ जाएगा? ये आएगा आपका y बराबर 29/5 और ये बटे में ये 58। 29 से ये 2 बार में, ये क्या आएगा? 5/2 यानी कि 2.5। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का बीच अंतर क्या है? 14 है ना। अगर हम पहली को, अच्छा छोटी संख्या पूछा है ना,
तो x मान लेते हैं छोटी संख्या, तो दूसरी संख्या यानी बड़ी संख्या वो क्या रही होगी, इस छोटी संख्या से 14 अधिक। ठीक है, एलसीएम क्या दिया हुआ है हमारे पास, वो दिया है 60, एचसीएफ दिया है 2। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से हम, x इंटू एक्स प्लस 14 और ये आएगा आपका 120। ठीक है, तो हम या तो पूरा इसको सॉल्व कर लें या तो यहाँ पे हम ये देख लें कि x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे कि यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट जो है वो 120 हो जाए। तो अगर हम 4 रखते हैं तो 4 और 4 ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जो कि 72 आएगा, 72, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर 5 रखते हैं हम यहाँ पे तो 5 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 19, जो कि 19 5 या 95 होगा, तो वो भी नहीं हो रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। 6 रखते हैं हम यहाँ पे, अगर हम 6 रखेंगे यहाँ पे तो ये 6 और 14 कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 120 बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियों को वितरित की जाती है। बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिली। यदि हम 4:9 लेते हैं ए रेशियो बी के अनुपात में, तो कुल रेशियो में कितना आई है, 13 रेशियो है, और कैंडियाँ कितनी वितरित की गई, 39, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, यह आ जाएगी आपका 3। तो बी को ए से कितनी अधिक मिली, रेशियो में मिली 5, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 5 यानी कि 15। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10% और 30% की दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु को इतने में बेचा गया, तो लागत मूल्य। सीपी हमारा है, यदि 10% और 30% की दो लगातार छूट दिया गया है तो यहाँ पे 9/10 और यहाँ पे 7/10, और फिर फर्दर इसमें 20% का डिस्काउंट और दिया गया, यानी कि 4/5। तो यहाँ पे ये इससे डिवाइड होना चाहिए, जो कि नहीं होता यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन था ना हमारा, ये क्या था, ये रॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमारा गलत क्वेश्चन था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया और सिलाई के शुल्क के लिए इसे 40 रुपये देने के बाद इतने प्रतिशत का लाभ, 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, 600 रुपये प्लस में 40 रुपये, ये टोटल क्या हुआ, 640, जो कि क्या था, ये था हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, ये था हमारा क्रय मूल्य। फिर इसमें क्या किया, हमको निकालना है 12.5% की प्रॉफिट। ठीक है, तो 640, 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, पहले आप बताएं। ये होता है 1/8। तो यदि हमें लाभ पाना है तो इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 9/8। तो 9/8, 8 से ये 8 बार में, 8 9 कितना होता है, 72 पे 01। ठीक है, तो 720 रुपये हमारा ये आंसर होगा, जिस पर इसे 12.5% का लाभ मिलता है। एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर इसे 10% की लाभ पर प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करें। तो एमपी जो है इस पर इसे क्या करता है, 12% का छूट देता है, यानी कि 88/100। और इससे क्या होता है कि जो क्रय मूल्य है ना, इस पे 10% का लाभ होता है, यानी 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 और लाभ हो रहा है तो 11/10। तो 0 से 0 कट गया यहाँ से,
ठीक है, 11 से 8 बार में। तो हमारा मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य है वो क्या आया, 2500, एक जीरो और ऐड कर लेते हैं, 25,000 बटे में 8। 8 से ये कितनी बार में जाएगा, 8 से 3 बार में, और ये एक बार में 2, और ये 5, यानी कि हमारा आंसर है 3,125 रुपये। 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1,500 रुपये दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट जो है कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 3,000 रुपये, और अमाउंट बनता किससे है, P प्लस SI से या CI, जो भी मान ले आप। तो यहाँ पे P जो है 1,500 है, तो SI कितना होगा, ये भी 1,500 होगा, तभी तो 3,000 बनेगा ना। तो यहाँ पे हम 1,500 रुपये P है, और R क्या है, 4%, समय पूछा है हमसे, बटे 100, और ये कितना ब्याज हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 1,500। तो 1,500 से 1,500 कट हो जाएगा, 4 से 25 बार में, यानी कि T बराबर क्या हुआ, ये हुआ 25 वर्ष। एक 1,002 वर्ष में इतना हो जाता है। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है। ठीक है, तो 2 वर्ष में बढ़ता कितना है, ये बढ़ता है आपका 144.9, किससे बढ़ता है, 1,000 रुपये पे, इंटू 100, ये कितना आएगा हमारा 14.49%। अच्छा, ये 2 वर्ष का है। ठीक है, तो 1 वर्ष का क्या होना चाहिए, यदि हम देखें ऑप्शन बी यानी 7% पर, तो 7% का हम निकाल लें सक्सेसिव, 7 + 7 7 49, यानी कि यहाँ से क्या आएगा 0.49, यानी कि 14.49। ठीक है, यही सेम आंसर है, यानी कि हमारा क्या आंसर होगा 7%, जो कि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। A, B और C के बीच इतने रुपए का नुकसान 7, 8 और 9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो A का हिस्सा क्या होगा। अच्छा, ये देखो टोटल रेशियो में कितना है, ये टोटल रेशियो में कितना है, ये 17, 17 7 कितना होगा 24, और एक्चुअल में रुपए कितने हैं 1152, और हमें A को कितना हिस्सा देना है, तो कितना है रेशियो में, ये है 7। 24 से कितनी बार में जाएगा, ये 24 से ये कितनी बार में जाएगा, 24 से मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ से कितनी बार में जा रहा है, ये 8 बार में, ये 3 3 के 9, 1 5 3 5 15, सॉरी यहाँ पे कुछ 3 3 के 9, 2 5 8 3 24, 1 2 4 3 12, 8 से कितनी बार में कटेगा ये, 8 8 चौक 32, 8 64, तो ये आएगा आपका, ये आएगा 336 रुपये। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। A, B तथा C ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया। B ने C की तुलना में इतने अधिक दिए। A ने B की तुलना में 2,000 अधिक दिए। ठीक है, यदि कुल लाभ, अच्छा कुल लाभ इसको हम साइड करते हैं पहले। ठीक है, कुल लाभ जो है इसको हम साइड करते हैं, बाकी ये जो रेशियो में है इसको हम थोड़ा सा काट पीट लेते हैं। हाँ ठीक है, तो ABC ने कितना इन्वेस्ट किया, टोटल 50 ऐड किया। ठीक है, और B ने C की तुलना में 6 अधिक दिए, A ने B की तुलना में 2 अधिक दिए। तो यहाँ पे देखें आप, ये कितना होगा, ये होगा आपका A + B + C, ये कितना देते हैं 50 रुपये। B ने C की तुलना में 6 अधिक दिए, B ने C की तुलना में 6 अधिक दिए। अगर
सी जो है वो x देता है तो b कितना देता है, 6 अधिक यानी कि x+6। फिर क्या बोलता है, a ने b की तुलना में 2 अधिक दिए, तो अगर b x+6 देता है तो a 2 अधिक देगा यानी कि x+8 देगा। ठीक है, और इनका टोटल क्या है, 50 है। x ये x कितना हो जाएगा, 3x, 8 6 14, 50, x बराबर ये कितना आ जाएगा, 36, 3 यानी कि 12। अच्छा, हमें ये एक्चुअल इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल जाएगा यहाँ से, तो 12 8 कितना होगा, 20, फिर 12 6 18 और ये 12, काट लेते हैं 10 9 ये 6। यदि कुल लाभ इतना था तो कुल लाभ रेशियो में कितना होगा, 10 9 19 19 6 25, और टोटल रुपए है कितने, 10,000 रुपये। तो हमें ए को कितना हिस्सा देना है, ए का हिस्सा कितना है, रेशियो में 10, ये 25 से ये 400 यानी कि 4,000। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2,000, 2,500, 3,250, 4,250 की बिक्री होती है। 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री कितनी होनी चाहिए। सेम यहाँ पे डेविएशन का मेथड लगा सकते हैं। तो टोटल जो है एवरेज वो कितना है, 3,500, पहले महीने में 2,000, दूसरे में 2,500, ठीक है, तीसरे में 3,250 रुपये, चौथे में 4,250। तो हमें 5वें का निकालना है। अच्छा ये बताएं आप कि जो टोटल है उससे ये 2,000 कितने कम है, कितना कम है, ये 1,500 कम है। ये कितना कम है, ये कम है 1,000। ये कितना कम है, 250, और ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 750। ठीक है, तो ये ओवरऑल कितना आएगा, ये आएगा ओवरऑल आएगा ये 2,500 और ये 2,750 माइनस का 2,750। तो यहाँ पे प्लस का 750 है, तो इसमें ओवरऑल कितना आएगा, ये माइनस का 2,000, यानी कि माइनस की का 2,000, तो यहाँ पे प्लस का 2,000 करना पड़ेगा। ये कितना आएगा आपका 5,500 यानी 5,500 रुपये। अगला क्वेश्चन है, बी और सी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी प्लस सी कितना दिन, 40 दिन, जबकि ए बी सी वह काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में, 20 दिनों में। ठीक है, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। तो बी सी 40 दिनों में, टोटल वर्क जो है वो कितना है, 40। तो बी सी का जो इफिशिएंसी होगा वो कितना होगा, 1 होगा, और इसका कितना होगा, तीनों का मिला के 2 होगा। यानी कि यदि हम बी सी का 1 ले रहे हैं तो ए का कितना होगा, 1 ही होगा। तो हमसे यही पूछा है कि ए अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। टोटल वर्क क्या है, 40, और 1 की एफिशिएंसी से ए करेगा तो कितने दिन लेगा, ये 40 दिन लेगा। 40 दिन हमारा आंसर होगा। तो ये थे हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 के 28 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो आप क्या करेंगे, अगर पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो भी आपको अच्छा लगा या कुछ भी जैसा लगा आप कमेंट करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, नमस्कार।